तो लगातार हम बात कर रहे हैं उन दो देशों की जहां पर जंग जारी है, यानी यूक्रेन और रशिया का जिक्र एक बार फिर से करेंगे क्योंकि जंग का अंत कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है और पूरे दुनिया भर की जो नजरें हैं वो इन दो देशों पर टिकी हुई हैं। फिलहाल रशिया पर दबाव बनाना लगातार पश्चिमी देशों का जारी है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई जंग का अंत 9 मई से पहले होने जा रहा है। बात करेंगे हम अपने देश की भी, क्योंकि भारत देश पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि मध्यस्थता की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल आपको पूरी जानकारी देंगे, कुछ देर में हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ, और बारीकी से इसका विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं। खबर क्या है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच आज युद्ध भी जारी है। 38वां दिन हो गया है, लगातार जंग जारी है, तो कल 37 दिन पूरे हो चुके हैं और रूस यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। 38 दिन हो चुके हैं यूक्रेन संकट पर। अमेरिका का बयान सामने आ गया है, पुतिन की आक्रामकता के कारण नहीं थम रहा है युद्ध। ये दरअसल कहा गया है लाखों निर्दोष लोगों को बेघर किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है रूस यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। आज 38वां दिन हो चुका है, यानी 38 दिन आज हो गए हैं। 38 दिन में प्रवेश कर चुका है ये युद्ध। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका लगातार बयान सामने रख रहा है और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रशिया के, वो लगातार आक्रामक नीति को अपना रहे हैं। जैसे यूक्रेन के लाखों लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, मासूम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये दरअसल अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। और पुतिन पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए अमेरिका नजर आ रहा है। लाखों निर्दोष लोगों को बेघर किया जा रहा है, यह अमेरिका कह रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें इस जंग की, तो इस जंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि बातचीत भी लगातार जारी है, एक टेबल पर बातचीत भी हो रही है। पहले बेलारूस के अंदर हमने बातचीत देखी, उसके बाद तुर्की के अंदर बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन बात अगर भारत की भी करें, तो रूस और यूक्रेन जंग के बीच भारत में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा सा लगा हुआ है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत दौरे पर रहे। सरगेई लावरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कल मुलाकात की और मीडिया के सामने भी कई बातें रखी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू भी बोला गया, जो पुतिन साहब की तरफ से भेजा गया था। शाम आते आते हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अजीत डोभाल से भी बातचीत हुई है। लेकिन ये बातचीत कितनी महत्वपूर्ण रही, क्या कुछ इस बातचीत में रहा, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 37वां दिन है। यूक्रेन से तबाही की तस्वीरों का आना बंद नहीं हुआ है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेलारूस तुर्की में हुई रूस और यूक्रेन की वार्ता बेनतीजा साबित हुई है। इस बीच आज एक बार फिर दुनिया को युद्ध खत्म होने की आस जगी है और इसका श्रेय भारत को जाता है। दरअसल भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने युद्ध में भारत की मध्यस्थता को मंजूर करने की बात कही है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत ऐसी भूमिका निभा सकता है जिसमें वो तार्किक रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के सुझाव दे सके, तो हमें भारत की ये भूमिका मंजूर होगी। रूसी विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत बिना किसी दबाव में आए सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है। Natural and obvious. We will be ready to supply to India any goods which India wants to buy. I already referred to this. We have very good relations between the trade ministries, ministries of finance, and I have no doubt that a way would be out to bypass the artificial impediments which illegal unilateral sanctions by the West created. This relates also to the area of military technical cooperation. युद्ध के बीच भारत के लिए रूसी विदेश मंत्री का यह बयान कई मायनों में अहम रखता है, खासकर तब जब लावरोव एक दिन पहले ही अमेरिका के डिप्टी NSA दिलीप सिंह ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए चेतावनी दे चुकी है। ये बात तो जग जाहिर है कि भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले के बाद से अमेरिका की छाती पर सांप लौट रहा है। अमेरिका इसको लेकर लगातार भारत को निशाने पर ले रहा है। अमेरिका डिप्टी NSA ने भी अपने बयानों से भारत की बांह मरोड़ने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि रूस पर जितना प्रभाव चीन बनाएगा वह भारत के लिए उतना ही प्रतिकूल होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत का रूस से ऊर्जा आयात करना किसी भी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि भारत गैर भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके खोजे। हम ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखना चाहते जो रूबल को आगे बढ़ाना या डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर करने का काम करे। दिलीप सिंह के बयान में जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि उन्होंने भारत को एक तरह से धमकाने के साथ ही रूबल का जिक्र किया। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता अभी रूबल बन गई है और अमेरिका का भारत पर दबाव बनाने के पीछे यही कारण है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा व्यापारिक संबंधों को भी लेकर बेहद खास है। सर्गेई लावरोव के इस दौरे का मकसद भी द्विपक्षीय व्यापार के लिए रूबल रुपए पेमेंट सिस्टम पर चर्चा करना है। अब इससे अमेरिका को ये डर सता रहा है कि रूबल रुपए पेमेंट सिस्टम से भविष्य में अमेरिकी डॉलर को नुकसान पहुंच सकता है। रशिया की जो संबंध है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और एक ऐसे समय में कि जब पूरे यूक्रेन के युद्ध की वजह से भारत में भी बाजारों में तेल के बाजार में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में भारत रशिया के जो ऑयल को लेने का निर्णय किया है वो बिल्कुल सही निर्णय है और इस तरीके के जो भविष्य में एक्सचेंज होंगे उसे रूपी रूबल में कैसे किया जाए, इसके ऊपर भारत और रशिया की सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है और आगे कदम उठा सकती है। और ये स्पष्ट है कि रशिया अभी भी भारत का, अगर रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है। भारत अभी भी सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से ही लेता है। अप टू 60% भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट्स है वो रशिया से होता है। तो ऐसे में रशिया के साथ भारत का जो भी व्यापार होगा वो रूपी रूबल में आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि रशिया के बैंकिंग सिस्टम को, रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम से काटने की कार्रवाई लगातार अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में रूपी रूबल का जो मैकेनिज्म है वो भारत और रशिया के लिए सहायक हो सकता है। अमेरिका का ये रवैया कोई नई बात नहीं है। हर बार की तरह ही अमेरिका इस युद्ध में भी शांति स्थापक की ढाल पहनकर अपने हितों को साधने में लगा है। रूस और यूक्रेन की जंग अब रूबल और डॉलर की जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस डॉलर और रूबल की जंग के बीच रुपया क्या कमाल दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि भारत की भूमिका कितनी अहम है जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, यानी यूक्रेन और रशिया के बीच। फिलहाल दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ सोडी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत हम जरूर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप दोनों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं संजीव जी, क्योंकि इन चीजों को समझना जरूरी है। आप विदेश मामलों के जानकार हैं और जो बातचीत हम लगातार कर रहे हैं, क्या भारत वाकई मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा, क्योंकि इस वक्त सबकी नजरें भारत पर है। एक तरफ दिलीप सिंह जो बात कह रहे हैं वो भारत को ये कह रहे हैं कि आप हमारी कहीं ना कहीं बात को मानिए, क्योंकि रूबल को हम ऊपर नहीं उठने देना चाहते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस के विदेश मंत्री साहब की तरफ से इच्छा जाहिर की गई कि भारत आगे आने वाले समय में मध्यस्थता की भूमिका निभाए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हर्ष जी, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से ये मानना है, मेरी आवाज आ रही है? लावरोव की विजिट हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महत्वपूर्ण विजिट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ओपनली एक्नॉलेज किया है दो बातों का, एक राष्ट्रपति पुतिन का नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना, और दूसरा ये पेश करना कि भारत मध्यस्थता कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की लीडरशिप के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए, कि एक सुपर पावर ने हमारे धरती पे आके ये बात कही है। हाजी, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इतिहास के पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब यूएसएसआर टूट गया और उसके बाद रशिया जो यूएसएसआर में से बना, उसने ये चीज देख ली कि अमेरिका नाटो की सदस्यता बढ़ा रहा है। तो उनके जो तब के विदेश मंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव, उन्होंने 1999 में एक प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन रखी, जिस डॉक्ट्रिन के तहत दो तीन मुख्य बातें थी। एक मुख्य बात थी कि अमेरिका का नाटो का बढ़ावा रोका जाए, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि रूस, चीन और भारत के साथ मिलकर अमेरिका को रोके। तो ये जो सर्गी लैवरोव की विजिट है, पहले चीन गए, वहां से भारत आए, ये वो प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन के तहत है, जो कि दर्शाता है कि रूस ने बहुत पहले ही ये एहसास कर लिया था
कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है, भारत हमारे साथ खड़ा रहेगा, और भारत ने वही किया। हालांकि ऑफिशियली भारत निरपक्ष है, ना उसने यूक्रेन का साथ दिया इस युद्ध में, ना रूस का साथ दिया। भारत हमेशा कहता है कि हम चाहते हैं कि ये सारी समस्याएं बातचीत से हल हो, लेकिन भारत ये भी नहीं भूला कि रूस ने हमारी बुरे वक्त में मदद की थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये सर्गी लैवरोव की जो विजिट हुई है दिल्ली में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे एक चीज जाहिर हो गई है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश बन चुका है जिसको हर देश अब देखता है बड़ी इज्जत से और एक मनोकामना से कि कोई भी दिक्कत होगी भारत आगे आएगा मदद करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। ठीक है संजीव जी, अमेरिका का जब हम जिक्र करते हैं तो अमेरिका की तरफ से जो दिलीप सिंह साहब कह रहे थे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को चिंता सिर्फ रूबल को लेकर हो रही है। जो यूक्रेन को मोहरा बनाया गया, अब वो बात कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, लेकिन अब रूबल को लेकर ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि रशिया ने पासा पलट दिया है। जो रूबल को लेकर रशिया की तरफ से बात की गई है, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए हर्ष जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत किसी तरीके के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति का संचालन कभी न उसने किया है, न आज करेगा, न आने वाले भविष्य में ऐसा होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की जो रणनीति स्वायत्तता की जो नीति है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि भारत की जो विदेश नीति का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, और उसी के आधार पर भारत आगे चलेगा। भारत के रशिया के साथ भी बहुत ही गहरे संबंध है, जैसा सोडी साहब ने कहा, और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। रशिया जहां हमारा एक तरफ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहीं अमेरिका हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है, विश्वास का संकट गहराता जा रहा है और रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, ऐसे में भारत ये ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे कि ये जो रणनीतिक अनिश्चितता है, ये जो विश्वास का संकट है, ये जो गहरी खाई पैदा होती जा रही है, वो और ज्यादा बढ़े। भारत संवाद के लिए जाहिर है कि जो भी प्रयास कर सकता है करेगा। आपने एक जो प्रश्न किया था हर्ष जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जरा मैं उसका जवाब दूंगा कि जहां तक जो मध्यस्थता की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है कि भारत को स्वयं से मध्यस्थता का कोई ऑफर यूक्रेन के संकट में नहीं करना चाहिए। भारत से यदि जो यूक्रेन संकट के संदर्भ में जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, जब तक सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने के लिए अनुरोध न करें, भारत को स्वयं से कोई ऐसा ऑफर नहीं करना चाहिए। और ये सर्जेई लावरोव की तरफ से जरूर कहा गया कि भारत एक मध्यस्थता कर सकता है, भारत के अंदर वो ताकत है, निसंदेह भारत के अंदर वो एक क्रेडिबिलिटी है, वो ताकत है, वो एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है, और भारत ने जो तटस्थता की जो नीति अपनाई है उससे भी भारत का ये जो लेवरेज है और अधिक बढ़ गया है। तो ऐसे में भारत निसंदेह मध्यस्थता करने की स्थिति में है, लेकिन भारत को ऐसा कोई ऑफर स्वयं से नहीं करना चाहिए। और कोई भी मध्यस्थता का ऑफर ओपन तरीके से भारत को तभी विचार करना चाहिए जब इस सभी पार्टी जिसके लिए करने के लिए कहें, अमेरिका भी कहे, रशिया भी कहे, नेटो भी कहे, यूक्रेन भी कहे, तभी जाकर के भारत को इसके बारे में विचार करना चाहिए। और एक पक्ष के कहने पर, किसी एक देश के कहने पर भारत को ऐसा कोई ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये मेरा इसमें मानना है। दूसरा, ये जो पूरी दिलीप सिंह जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के आपने बयान की बात कही, देखिए भारत, जैसा कि मैंने कहा कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए अमेरिका के प्रशासन को। भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है लगातार गहरी हो रही है, कुछ भी ऐसा इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि ये इतने बड़े जो दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संबंध हैं, दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के तहत भी ये देश कोलैबोरेट कर रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और स्पेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सभी पे आज भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। और ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए या अमेरिका को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि इसमें कोई इम्पेडिमेंट्स आए। और इस तरीके के बयानों से अमेरिका बच सकता था, इस तरीके के बयानों से अमेरिका को बचना चाहिए। भारत ने ये स्टैंड क्यों लिया है, किस तरीके का स्टैंड है, कितना रिस्पॉन्सिबल स्टैंड है, कितना कैलिब्रेटेड स्टैंड है, इस बात को अमेरिका के बाइडेन प्रशासन को समझना होगा। और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि दो डेमोक्रेसीज हैं, दोनों डेमोक्रेसीज के बीच में आपस में डाइवर्जेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसीज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो दे गेट एग्री टू डिसएग्री।
वो असहमत होने के लिए भी सहमत हो जाते हैं, और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका इस बात को, जो अपने डाइवर्जेंसेस हैं उसको समझेंगे, और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत के नॉर्थ में एक देश चाइना नामक राष्ट्र है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। वेस्ट में अगर आप देखें तो पाकिस्तान है, उसके बगल में आप चले जाएं तो अफगानिस्तान है, उसके और बगल में चले जाएं तो ईरान है। तो भारत को की जो भौगोलिक स्थिति है, जियोग्राफिकल लोकेशन है भारत की, उसको भी अमेरिका को समझना होगा। और भारत ये स्टैंड क्यों लेता है? भारत के रशिया के साथ जो परंपरागत संबंध है, 60% तक जो हमारे अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से ही आते हैं। रशिया कुंडम कुलम का जो प्रोजेक्ट है, रशिया ने हमें चाहे वो शीत युद्ध के समय में इतनी बड़ी मदद की, हर जगह यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मामले पर जब भी कोई रेजोल्यूशन आया, रशिया ने हमारा साथ दिया। और तमाम ऐसे जो मुद्दे आते हैं, आतंकवाद का मुद्दा हो, रशिया भारत के साथ खड़ा। बिल्कुल। तो रशिया और भारत की जो रिलेशनशिप है, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। भारत इसको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। भारत रशिया के साथ हमेशा था, है और रहेगा। बिल्कुल। सोढी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अमेरिका की तरफ से कई बयान दिए जा रहे हैं। आज भी अमेरिका की तरफ से बयान आया कि जो रूस कर रहा है वो ठीक नहीं है और हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन्हें और हथियार भेजेंगे, पैसा भी दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका क्या बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इस युद्ध की समाप्ति हो जाए? क्योंकि एक बार भी शांति की बात नहीं की गई, एक बार भी बातचीत की बात नहीं की गई। सीधे सीधे ये दर्शा रहा है कि अमेरिका की जो नीति है वो उकसाने वाली है, और यूक्रेन भी अभी नहीं समझ पा रहा है क्योंकि यूक्रेन को मोहरा बनाया जा रहा है। और आज भी बयान दिया गया है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, और रशिया अगर ऐसी आक्रामक नीति अपनाता है तो उसको भी जवाब देने का काम किया जाएगा। ये तक अमेरिका कह रहा है। हर्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज युद्ध का 38वां दिन है। पूरे 38वें दिन में हमने देखा अमेरिका ने एक बार नहीं कहा यूक्रेन को कि आप युद्ध समाप्त करिए। अमेरिका शुरू से रूस को कह रहा है कि युद्ध समाप्त करो, उसने यूक्रेन को नहीं कहा, क्योंकि इसमें अमेरिका का फायदा है। अमेरिका को लग रहा है कि मेरा बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलता है उतना रूस आर्थिक तरीके से कमजोर होता है। खर्चा यूक्रेन की लड़ाई में $20 बिलियन है। दूसरा, अमेरिका के जो हथियार की सेल है वो अब बढ़ने लग गई है। पिछले 2 सालों में अमेरिका की हथियारों की सेल कम होने लग गई थी। अब कुछ दिन पहले ही जर्मनी ने ऐलान किया कि हम अमेरिका से 35 फाइटर जेट खरीदेंगे। नाटो के तकरीबन हर देश ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने रक्षा बजट की बढ़ोतरी करेंगे। तो ये सारी चीजें अमेरिका को उसमें फायदा दिख रही हैं, जबकि अमेरिका ये नहीं रियलाइज कर रहा है कि जो अमेरिका की एक स्टैंडिंग थी इस विश्व में वो अब खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अमेरिका भरोसे लायक देश नहीं है। अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं है। और उसी बात पे आप भारत को देखिए, भारत की इज्जत इतनी बढ़ती जा रही है कि पूरा विश्व अब जाने लग गया कि भारत जो कहता है वो करता है। तो ये सारा युद्ध जो है ये सिर्फ अमेरिका नहीं चाहता खत्म हो। अगर अमेरिका आ चाहे तो ये युद्ध कुछ मिनटों के अंदर खत्म हो सकता है। लेकिन जो कल 7वें दौर की बातचीत चली और उससे पहले 6ठे दौर की बातचीत चली इस्तांबुल में, उसे थोड़ा सा ये पॉजिटिव तो लग रहा है, क्योंकि रूस की सेनाओं ने थोड़ा सा विड्रॉल करना शुरू कर दिया है। ये एक फेस ओवर है, ये एक ज़ेलेंस्की का मुंह बचाने के लिए ये हरकत है, ताकि हम थोड़ा सा अपने ट्रूप्स को पीछे करेंगे और तुम अपने देश के सामने भी तुम अपना मुंह नहीं झुका पाओगे पूरा, तो तुम भी थोड़ी इज्जत के साथ खड़े रह सकते हो। तो ये युद्ध तो खत्म हो रहा है, ये तो युद्ध अभी आखिरी चरणों में है, और ये युद्ध 9 मई से पहले तो किसी हालत में खत्म होना है। अमेरिका अब चाहे या ना चाहे ये युद्ध तो खत्म होना ही है, बस ये अपने आखिरी चरणों में है। बिल्कुल। संजीव जी, क्या आपको भी लगता है कि ये युद्ध अब जल्द से जल्द समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हलचल ऐसी ही हो रही है, एक तरफ से बातचीत चल रही है। फिलहाल मैं आपके पास आऊंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा कर दिया है। बड़ी खबर, 3000 से ज्यादा लोगों का मारिउपोल से रेस्क्यू किया गया है। ये खबर है, रूसी सेना का मारिउपोल पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ये कहता है मौजूदा नागरिकों की सुरक्षा चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। ये दरअसल ज़ेलेंस्की साहब की तरफ से दावा किया जा रहा है, और राष्ट्रपति साहब ये कह रहे हैं कि कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है और पूरी तरीके से मारिउपोल पर कब्जा कर लिया गया है रशिया की तरफ से। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको देने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल संजीव जी, आपके पास मैं आता हूं। सवाल मेरा यही था कि क्या खास तौर पर ये जंग जल्द से जल्द खत्म होने जा रही है? क्योंकि कई इलाके तो ऐसे जहां पर रशिया का कब्जा हो चुका है। पहले जब तुर्की में बातचीत हुई तो सहमति बनी कि कुछ सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यूक्रेन के राष्ट्रपति एक बार फिर कहने लगे कि किस तरीके से रशिया ने हमसे झूठ कहा और स्थिति बेहद खराब हो गई।
देखिए, कुछ ऐसे संकेत हर्ष जी मिल रहे हैं कि रशिया अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहा है, पर्टिकुलरली जो कीव है, राजधानी कीव के आसपास जो रशिया ने अपना बिल्डअप कर रखा था, उसको अब उसने थोड़ा पीछे खींचना शुरू किया है। और अभी इस्तांबुल में जो वार्ता हुई थी उसमें रशिया की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि वो अपने जो कीव, राजधानी कीव है, जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, वहां पे अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन करेंगे। और रशिया भी अगर वो यूक्रेन को फेस सेविंग एग्जिट चाहिए तो रशिया को भी फेस सेविंग एग्जिट चाहिए। यूक्रेन और रशिया दोनों ही इस समय जाहिर है कि दबाव में है, रशिया के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब पहले की जैसी स्थिति नहीं है कि रशिया जो हाई हैंडेडनेस वाला जो एक बिहेवियर दिखा रहा था नेगोशिएटिंग टेबल पर और वॉर फील्ड्स में, जिस तरीके से वो लगातार हमले कर रहा था, उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि रशिया के ऊपर भी अब दबाव बढ़ता जा रहा है। रशिया की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए रशिया का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक आइसोलेशन होता जा रहा है, उसका जिस तरीके से उसके विरुद्ध अमेरिका और नेटो और यूरोपीय देश कैंपेन चला रहे हैं, उससे रशिया के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। और नेगोशिएटिंग टेबल पर अब रशिया थोड़ा यूक्रेनियन साइड का सम्मान करते हुए बातचीत कर सकता है। वैसे जहां तक मारियोपोल की बात है तो मारियोपोल को 90% रशिया ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और यदि मारियोपोल, यदि ये दावा सही है, यूक्रेन की तरफ से ये जो खबर आ रही है, तो मारियोपोल यदि रशिया के कब्जे में आ जाता है तो वो लुहांस्क, डोनेट्स्क से लेकर के क्रीमिया तक वो एक कॉरिडोर बना पाएंगे और फिर सदर्न इलाकों में रशिया का डोमिनेशन और बढ़ जाएगा। तो अगर सदर्न इलाके देखें, ईस्टर्न इलाके देखें, तो वहां पर रशिया अपने आप को डोमिनेट कर पाया है। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है हर्ष जी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके यूक्रेन के जो उनके मंसूबे थे उसमें अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। और अभी भी जो वेस्टर्न यूक्रेन के इलाके हैं वो उनकी जद से बाहर हैं। और ये जो पूरी स्थिति है ये आने वाले समय में लंबी खींच सकती है। और पूरी सिचुएशन को लेकर के इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रशिया जो बातचीत होगी उसमें जो अपने प्रभाव वाले इलाके हैं उसके ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखने की बात कर सकता है, और से जो यूक्रेन के इलाके हैं उसको यूक्रेन को देने की बात कर सकता है, और दो विभाजन यूक्रेन के करने के बारे में भी कोई प्रस्ताव हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन संजीव जी यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। अगर मैं सोडी साहब आपसे इस सवाल का जवाब लूं तो क्या रशिया का मकसद पूरा हो गया है जो रशिया करने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 3 हिस्सों में बट गया है यूक्रेन, और कहीं ना कहीं अलग अलग देश यूक्रेन के अंदर से बन सकते हैं। क्या मैं सही हूं? ऐसा वाकई होने जा रहा है सोडी साहब? हाँ जी, 25 मार्च को रूस की रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया था कि हमारे जो फेज 1 के ऑब्जेक्टिव थे वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं और अब हम फेज 2 के ऑब्जेक्टिव यानी डॉनबास एरिया में कंसंट्रेट करेंगे। हालांकि मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। सहमत इसलिए नहीं हूं कि रूस ने इतने पैसे इस्तेमाल किए, इतनी ताकत भेजी यूक्रेन में, तो उनका मकसद तो डेफिनेटली था जेलेंस्की को सत्ता से हटाना, क्योंकि अब वो मान नहीं रहे हैं। तो जेलेंस्की को तो अब तक वो सत्ता से हटा नहीं पाए, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने इतनी बर्बादी कर दी है यूक्रेन में कि यूक्रेन अगले 25 से 30 साल तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये जो बात है यूक्रेन को 3 नए ये राष्ट्रों में बांटने की, इससे मैं थोड़ा सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये रूस का पहले से ऑब्जेक्टिव नहीं था। रूस का ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियरली ये था कि वो दबाव डाले, पहले बातचीत के थ्रू और अब मिलिट्री एक्शन के थ्रू यूक्रेन के ऊपर कि वो नाटो में ना जाए। तो रूस का जो अहम मुद्दा था वो तो तकरीबन पूरा हो रहा है और ये लड़ाई अगले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे ध्यान से रूस का कभी यह मकसद नहीं था यूक्रेन को 2 या 3 नए राष्ट्रों में बांटना। संजीव जी, अब मैं एक सवाल और लूंगा, क्योंकि बात हम जब रूस और यूक्रेन की करते हैं तो इस वक्त तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा संकट शरणार्थियों का भी हो रहा है। पोलैंड के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा शरणार्थी पहुंच तो गए हैं, लेकिन पोलैंड की सरकार भी अब कहीं ना कहीं इस बारे में चिंतित है। किस तरीके से आप देखते हैं उन शरणार्थियों को भी, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो शरणार्थियों का सबसे बड़ा संकट देखने को मिलता है और इन 2 देशों के बीच युद्ध के दौरान भी देखने को मिल रहा है।
हर्ष जी, एक बात मैं जरा कहना चाहता था जी, जी। कि देखिए, राष्ट्रपति पुतिन की जो मंशा है वो यूक्रेन को लगातार कमजोर करने की रही है। जब उन्होंने ये सो कॉल्ड अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो उसके पहले उन्होंने जो निर्णय लिया वो लुहांस और डोनेट्स्क को एक अलग रिपब्लिक के रूप में घोषित कर दिया। उससे यूक्रेन में एक को अस्थिर करने की मंशा थी। और अब ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लुहांस और डोनेट्स्क में किसी भी तरीके का रेफरेंडम वगैरह करा करके उसे रशिया में शामिल कराने की भी कवायद राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं। वो रशियन टेरिटरी का पार्ट बनाने की भी कवायद कर सकते हैं। और जो राष्ट्रपति पुतिन की मंशा है उसमें उनको अपेक्षित सफलता बिल्कुल नहीं मिली है। अभी तक राजधानी कीव पर भी जाहिर है वो कब्जा नहीं कर सके। अन्य खार्किव पे भी उनका कब्जा नहीं हो पाया है। अन्य क्षेत्रों में भी सदर्न इलाके और ईस्टर्न इलाके, जो कि पहले ही से वहां पे ईस्टर्न में तो डोमिनेशन था और सदर्न इलाकों में भी अब वो बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना, राजधानी कीव में अपनी सरकार को बिठाना और फिर मॉस्को से बैठ के शासन करना, ये उनका पूरा नहीं हो सका है। एक बात और कहूंगा हर्ष जी यहीं पे कि जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो बेहद महत्वाकांक्षी हैं। वो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो लगातार वो पैदा करेंगे। आप देखिए तो सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में वो लगातार वो अमेरिका की हेजेमोनी को चैलेंज करने के लिए उन्होंने अपना इंटरवेंशन बढ़ाया है। यूक्रेन में भी ये जो युद्ध भले से ही खत्म हो जाए लेकिन तनाव की स्थितियां लगातार बनी रहेंगी। जॉर्जिया के ऊपर, मोल्डोवा के ऊपर, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया के ऊपर भी लगातार खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। रशिया के द्वारा लगातार ऐसी कुछ बातें कही जाती रहेंगी जिससे अमेरिका और नेटो के देश लगातार तनाव में रहेंगे। तो ये जो पूरा यूरोपियन थिएटर है ये लंबे समय तक, मैं ये कहूंगा आने वाले वर्षों और दशकों तक एक कॉन्फ्लिक्ट और तनाव का केंद्र बना रह सकता है। और इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते हैं कि लगातार अमेरिका और नेटो की हेजेमोनी को चैलेंज किया जाए, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए और उनकी जो ये महत्वाकांक्षा है कि रशिया की विदेश नीति का गौरव वैसे ही स्थापित करना है जैसा कि सोवियत यूनियन में हुआ करता था। और उसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वो जाहिर है कि लंबे समय का और उनकी लंबी प्लानिंग है, ये लंबी रणनीति है, कई वर्षों का और दशकों का ये मामला हो सकता है। जहां तक रही शरणार्थियों की बात, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शरणार्थियों का संकट बहुत ही बड़ा है। मारियोपोल की अगर बात करें तो विभत्सकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें कि उसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि आखिर वो कितनी ज्यादा दर्दनाक स्थितियां हैं। और अन्य शहरों में भी अगर देखें तो बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं और घायल हैं। पोलैंड में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली है। अन्य देशों में लगातार वो शरणार्थी के तौर पर जा रहे हैं। 4 मिलियन से भी ज्यादा संख्या यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अभी हाल के जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें थी। अब और ये लगातार बढ़ेगी। तो ये स्पष्ट है कि यूक्रेन 25-30 साल पीछे चला गया है, उससे भी कहीं ज्यादा पीछे चला गया है। और यूक्रेन की ये जो तबाही और बर्बादी है वहां के लोग इसे डिजर्व नहीं करते थे। ये यूक्रेन के जो शांतिप्रिय लोग थे, जो भारतीय छात्र विदेश जो अन्य जगहों से जो छात्र अपना करियर बनाने गए थे, वो इस तरीके के युद्ध को डिजर्व नहीं करते थे। आम आदमी जो है जिस तरीके से तबाह और बर्बाद हुआ है ये वॉर क्राइम्स की श्रेणी में आता है। ये युद्ध के क्षेत्र में किया गया अपराध की श्रेणी में आता है कि निर्दोष लोग जिस तरह से इसमें मारे गए हैं। और ये जो महाशक्तियों के बीच का टकराव है उसमें जो आम लोगों की जो मारे गए हैं वो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है, पूरे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और सबसे बड़ा फायदा अगर मुझसे पूछें आप तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मिला है। और जो महाशक्तियां हैं आपस में टकरा रही हैं और यूक्रेन एक युद्ध का अखाड़ा बनकर के उभरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समय मेरे पास इतना ही था, आपसे माफी चाहता हूं। सोढी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात जरूर होगी। और आपका भी संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात जरूर होगी, बातचीत करेंगे। फिलहाल दो देशों के बीच युद्ध जारी है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिनेरियो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सभी देशों पर इसका असर पड़ रहा है, पर क्या वाकई जंग का अंत होता हुआ नजर आएगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। मां खबरें लगातार